हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज स्टूडेंट हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के फेज 2 के तैयारी में जो है शामिल हैं। और आज हम लोग स्टूडेंट जो देखने वाले हैं जीएस का सेशन देखने वाले हैं। तो इसमें बच्चे हम लोग 35 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे और जीएस के क्वेश्चन से आपके 40 जो है मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, जो बच्चे 6 to 8 की, 9, 10 की और 11, 12 की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि उनकी टीचर बनना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है ज़रूर आज के इस क्लास को जो है पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 फेज 2 का जो फॉर्म है वो अक्टूबर में भरा लिया जाएगा और इनकी एग्जामिनेशन जो है 2 से 5 दिसंबर तक में ले ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए, बहुत टाइम बच्चे कम है और आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बता रहे हैं कि आप सभी को अगर हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो है लाइव सेशन और फिर रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सके। तो चलिए बच्चे, और साथ ही जो ऑफलाइन के बच्चे हैं तो कल से ही हमारा जो है ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों की तैयारी होगी और साथ साथ हमारे यहाँ सीटेट, एस्टेट और यूजीसी नेट की भी तैयारी की जाती है। तो आप सभी को अगर किसी भी प्रकार का जो है तैयारी की अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमारे जो है नंबर पर क्या करें, कांटेक्ट करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के डिस्कशन क्लास में, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए बच्चे, आज जो हम लोग जो है मॉडल पेपर के आधार पर, जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है बीएसईबी का, यानी कि बिहार बोर्ड का, उस बीपीएससी ऑफिशियल मॉडल के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, आज तैयारी करेंगे जीएस का। ठीक है, तो चलिए, ये संपूर्ण जीएस होगा, ठीक है, जिसमें साइंस के भी क्वेश्चन होंगे और जो है बाकी सोशल स्टडीज़ वगैरह के भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन करने से बच्चे आप सभी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन बिल्कुल दबा दीजिए और हमारे साथ साथ आप लोग आंसर भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, और आपकी तरफ से जो भी सुझाव हो बच्चे वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि हम आपके कॉन्सेप्ट को और भी बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर कर पाए। तो चलिए भाई, अब बिना समय को बिताए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, पूरा एकदम आप लोग पढ़े हैं ये बचपन से ही कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी और डी नंबर ऑप्शन है सारनाथ। ठीक है, तो आंसर हम लोग अगर करना चाहेंगे, और जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और भगवान, ये लुम्बिनी जो है वो भगवान बुद्ध का क्या है, तो जन्म स्थल है। क्या है भाई, जन्म स्थल है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में स्थित है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आपकी क्यूरियोसिटी हम इतना बढ़ा देंगे कि आप एकदम डेली जो है जरूर हमारे जीएस की क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। ठीक है, चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो हम लोग इसे जल्दी से पढ़ते हैं। कह रहा है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। ठीक है, तो शिक्षा का मौलिक अधिकार, ठीक है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। तो आपका यहाँ ऑप्शन है 84वां, उसके बाद 92वां,
फिर 86वां और 96वां। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात अगर कॉन्सेप्ट की आती है तो यहाँ हम लोग सबसे पहली बात क्या जानेंगे कि वर्ष 2002 में, ठीक है, ये जो संशोधन है 86वां, तो ये 86 में जो है 86वें संशोधन में क्या की गई थी, तो शिक्षा के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था और इसे इसी वर्ष यानी कि 2002 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, और दूसरी बात हम बच्चे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा का जो अधिकार है इसके अंतर्गत हर माता पिता का एक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो अपने बच्चे को पालन पोषण के साथ शिक्षा के समस्त अवसर को क्या करे, सुनिश्चित करे। अगर ऐसी स्थिति में अगर वो जन्म देकर सिर्फ छोड़ देते हैं और शिक्षा से उन्हें वंचित करते हैं अपने बच्चे को, तो ऐसे में बच्चे जो हैं उन माता पिता पर कानूनन रूप से अधिकार को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, तो 86वां यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन है हमारा जहांगीर, औरंगजेब, बाबर और अकबर। ठीक है, तो आप लोग एकदम पढ़े होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो अकबर जो है एक ऐसे मुगल शासक थे। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी अकबर के शासनकाल में। ठीक है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो स्थापना हम कब बताएंगे, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था, गठन हुआ था और किस शासक के शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में। चलिए तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत की आजादी के बाद, ठीक है याद रखिएगा, भारत की आजादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ सबसे पहली बात ऑप्शन है 2 बार, 1 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि अगर संविधान के आर्टिकल 360 की अगर बात करें, ठीक है, तो आर्टिकल 360 की अगर हम बात करें तो 360 में वित्तीय आपात के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है और इसमें एकदम क्लियर कहा गया है कि भारत की आज़ादी के बाद जो है ना, एक भी बार जो है वित्तीय आपात नहीं लगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। यानी अभी तक जो है ऐसी नौबत हमारे भारत में नहीं आई है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग एकदम ये पढ़े होंगे कि सत्यमेव जयते जो है, अगर हम उपनिषद की बात करें तो बच्चे आप ये बताइए कि उपनिषद की अगर संख्या पूछा जाए तो उपनिषद की संख्या कितनी है, तो एकदम आप आंख बंद करके बता दीजिएगा कि उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है, तो 108 उपनिषद में कौन ऐसे उपनिषद थे जिनमें कि सत्यमेव जयते जो एक वाक्य है ये भारत का एक आदर्श वाक्य बन गया। तो उपनिषद की संख्या 108 और ये सत्यमेव जयते की जो बात है ये 108 में से एक उपनिषद था। कौन, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में जो है ये सत्यमेव जयते को भारत का आदर्श वाक्य कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे
बच्चे देखेंगे, कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है। बहुत ही गर्व वाली बात है, ठीक है, कि जब भी हम सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो हमारा छाती जो है एकदम गर्व से जो है चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है, तो एकदम बच्चे याद रखिएगा, परमवीर चक्र का नाम, ठीक है। तो परमवीर चक्र ही भारत का सर्वोच्च जो है क्या है, सैनिक सम्मान है या सैन्य सम्मान है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में, याद रखिएगा, पूछता है कि किसकी उपस्थिति में सम्मानित, तो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की जो शूरवीरता होती है, ठीक है, उच्च कोटि का जो एक त्याग होता है, इसके लिए ही ये परमवीर चक्र क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट आंसर ए नंबर, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलेंगे। कह रहा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत के किस जो है संविधान के किस भाग में है भाई, ठीक है। तो भाग वाले क्वेश्चन थोड़ा सा होते हैं कि आपको रटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आप याद रखिएगा, जब भी अगर नीति निर्देशक की बात हो, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद भाग 4 में है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि अनुच्छेद अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, 36 से लेकर 51 भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का बच्चा क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ हम ये सारी बातें क्या करें, आपको क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अभी जो है हम यहाँ देखेंगे कि कह रहा है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया। ठीक है, ये जरूर आप पढ़े होंगे, अगर आप 10th में अच्छी तरह पढ़े होंगे ना तो एकदम आपको याद होगा। और हम आपको याद दिला दे कि वो एक समुद्री नाविक जो था वो एक पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। ठीक है, तो समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया, तो हम क्या बोलेंगे? पुर्तगाल। पुर्तगाल यानी कि अगर पुर्तगाल के जो ये पुर्तगाली थे तो पुर्तगाली 17 मई 1498 को, ठीक है, पुर्तगाल का नाम सुने होंगे, वास्को डिगामा का। किसका? वास्को डिगामा का। ठीक है, तो वास्को डिगामा एक क्या थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, जिन्होंने 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के तट पर क्या हुआ था? आया था। ठीक है, भारत के तट पर आया था, समझे? याद रखिएगा। और ये इस बार जो है स्टेट में भी पूछा गया था, जो कि फेज 1 हो चुका। ठीक है, इसमें पूछा गया था बच्चे, तो हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाए। ठीक है, और इन्होंने यानी कि वास्को डिगामा ने भारत आने का जो रास्ता तय जो किया वो समुद्री मार्गों के द्वारा किया था। वास्को डिगामा की सहायता जो है वो गुजराती एक व्यापारी थे, जो कि क्या उनका नाम था? क्या उसका नाम एकदम याद रखिएगा, उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? इसको जो है भारत के तट पर आने के लिए कौन हेल्प किया था? अब्दुल मजीद किया था, जो कि गुजरात का कौन था? एक व्यापारी था। ठीक है, गुजरात का एक व्यापारी, गुजरात का व्यापारी था भाई। व्यापारी का नाम बता दे बच्चा, क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, याद रखिएगा। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल का जब भी बात आता है तो ये भाखड़ा नांगल जो है ये पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, पंजाब में
सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। तो पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कि कौन है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, ठीक है। यह परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, याद रखिएगा, यह जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो राजस्थान, ठीक है, फिर उसके बाद हरियाणा, ठीक है, और दूसरा नाम हम क्या देखेंगे, पंजाब, ठीक है। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, भाई हरियाणा, ये तीन ऐसे मतलब कि स्थान है जो कि ये तीनों को मिला करके भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए याद करिएगा, याद रखेंगे सब। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी। हो सकता है कि इससे आपको ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किन किन राज्यों को मिला करके जो है किया गया है, संगठित किया गया है। तो हम बोलेंगे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है। हम यहाँ लिखेंगे की लिखेंगे दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या है, ये देखेंगे। पहला ऑप्शन है कलश, दूसरा ऑप्शन है स्तूप, तीसरा है गोपुरम और चौथा है ध्वज, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता मानी जाती है गोपुरम। कौन मानी जाती है, गोपुरम। गोपुरम यानी कि गोपुर, गोपुर जो है जिसे कि विमानम भी कहते हैं। गोपुर को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, गोपुर को विमानम भी कहते हैं, याद रखेंगे। और यह एक मतलब कि स्मारकीय जो है अट्टालिका है, एकदम ऊंचे ऊंचे इसमें क्या है, भवन बने हैं। और प्रायः ये जो है गोपुरम जो है वो शिल्प से क्या है, सुसज्जित है। किससे सज्जित है, शिल्प से जो है सुसज्जित है। और अधिकतर ये गोपुरम जो है ये दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का क्या माना जाता है, प्रमुख अंग माना जाता है, ठीक है। कौन, गोपुरम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, ठीक है। तो एकदम याद रखिएगा। तो ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं, चोल राजवंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश। तो एकदम आंख बंद करके बच्चे आपको बोल देना है कि नौसेना की जो शक्ति थी वो किस शासक के पास थी, तो चोल राजवंश के पास थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस किस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश में साथ साझेदारी की है। बहुत बढ़िया, ये करंट अफेयर से भाई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो किस देश के साथ जो है शेयरिंग किया है, साझेदारी किया है, ये आपको बताना है। तो अगर आंसर की बात की जाए तो एकदम आप आंख बंद करके यूके का नाम बताइएगा, यूनाइटेड किंगडम का नाम बताइएगा, क्योंकि भारत का क्योंकि ये जो है भारत का जो डायनामिक्स और ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी थेल्स का नाम सुने होंगे आपने। तो इसके द्वारा जो है स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम को क्या किया गया था, यानी कि इस पर समझौता किया गया था। और भारत जो है बोर यूनाइटेड किंगडम दोनों सरकार मिल करके जो है इस परियोजना को क्या दिया था, समर्थन दिया था। और ये जो प्रोजेक्ट है जो कि यूके के द्वारा
साझेदारी जो की गई थी, तो यूके के सशस्त्र बलों के सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए जो है ये सिस्टम जो है निर्यात करेगी। कौन? यूके। ये सारी बातें आप याद करिएगा, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। तो एकदम हमारा जो कहेंगे कि अगर स्टार स्ट्रिप एयर डिफेंस सिस्टम अगर भारत ने अगर किसी के साथ अगर शेयर किया तो वो किसके साथ किया? तो यूके के साथ किया। तो राइट आंसर हो गया डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं भाई, ठीक है। चलिए आप सभी बीच बीच में कमेंट किया कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन फटाफट डालिए और हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिए, एकदम हम आपको बोर नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है पर्सिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इतना हिलो डिलो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है पर्सिया किस देश का पुराना नाम था? बहुत बढ़िया। पर्सिया किस देश का पुराना नाम था? अरे जैसे कि योगी आदित्यनाथ पुराने नाम को बदल करके जो है नए नए नामों में बदल दे रहे हैं, उसी तरह आप समझ लीजिए कि भाई ये जो पर्सिया है वो पुराना नाम है, लेकिन किसी के शासनकाल में इसे क्या किया गया? इसका नाम सिर्फ क्या हुआ? परिवर्तित कर दिया। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है कि इसका जैसे कि मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बन गया ना जी, उसी तरह पर्सिया जो है वो क्या बना, ये आपको क्या करना है? बताना है। ठीक उसी प्रकार पर्सिया किस देश का पुराना नाम था? तो एकदम हम बोलेंगे ईरान का। ईरान को पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर डिजिटल अपील को बढ़ावा देने की परियोजना को पूरा करने के लिए किस संगठन को चुना गया है? ठीक है, चलिए ये जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहली बात है कि यहाँ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर डिजिटल अपील है भाई, ठीक है। डिजिटल अपील को बढ़ावा देने के लिए किस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किस संगठन को चुना गया? ऑप्शन है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और तीसरा ऑप्शन है भारत डायनामिक्स और चौथा ऑप्शन है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। तो चलिए अब ये चारों में से पहले हम लोग समझेंगे कि 14 में कि ये जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर डिजिटल अपील को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट जो अगर पूरा किया तो वो किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रूप में डिजिटल अपील की क्या दी गई थी, यानी कि बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। और खास करके राष्ट्रीय युद्ध का कार्य जो है सौंपा गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का जो निर्माण है वो कहिए कि 176.65 करोड़, ठीक है, करोड़ की लागत से क्या किया गया था? संगठित किया गया था, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट का जिम्मा जो है वो किसके अधीन था, किस प्रोजेक्ट के तहत था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो राइट आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अरे भाई अहिंसा के पुजारी कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी का इसमें जन्म बता दीजिए। 2 अक्टूबर के नाम से जाना जाता है, तो 2 अक्टूबर जो है वो अहिंसा दिवस के रूप में क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आप सभी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एकदम हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प यानी कि फ्लावर, फ्लावर जो है वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, किसका रूपांतरण है, किसका कायांतरित रूप है? पहला है प्राणपुर, ठीक है। प्राणपुर यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं?
प्लूमुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूमुल बोलते हैं। पत्ती जिसे कि हम लीफ कहते हैं, मूलांकुर जो कि रेडिकल कहलाता है, और दल चक्र जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पुष्प है, फ्लावर है, वो किसका रूपांतर है। तो एकदम हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रांकुर का, क्योंकि जैसे ही मूलांकुर से जड़ से क्या होता है, जड़ से प्लांट मतलब कि प्लांट जैसे इसे ग्रो करता है, यानी कि तने का क्या होता है? ग्रोथ होता है, और तने से कई ब्रांचेस निकलते हैं, और उन ब्रांचों से ब्रांचेस क्या करते हैं? फ्लावर्स का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर तना ही नहीं रहेगा तो फूल की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो तना को हम क्या बोलेंगे? प्रांकुर बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूलांकुर हो गया जड़, मूलांकुर हो गया जड़। ठीक है, चलिए बहुत। और दल चक्र क्या हो जाता है? यानी कि पंखुड़ियां, फूलों की जो पंखुड़ियां कलरफुल होते हैं ना, वही होते हैं दल चक्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे कि कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका का जो है ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, एकदम आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़े होंगे कि ऊर्जा घर जो है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एनर्जी जो स्टोर रहता है वो किसके रूप में रहता है? एटीपी के रूप में। किस में रहता है? एटीपी के रूप में। यानी कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो फ्री फॉर्म में हमारे बॉडी से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, जिनमें कि कुछ एनर्जी जो होते हैं वो कुछ एनर्जी क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी के रूप में, कोशिका मतलब कि एटीपी के रूप में क्या होते हैं? स्टोर रहते हैं। ठीक है, और ये एटीपी जो होता है ये मनुष्य में या किसी सजीव जीवधारियों में ये क्या होता है? विभिन्न जैविक क्रियाओं यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए क्या किए जाते हैं? रेगुलेट किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ठीक है, पहला है ऑप्शन क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है भाई बहिर्मंडल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात बच्चे की ओजोन परत जो है पृथ्वी के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में पृथ्वी के सतह के ऊपर, यानी कि लगभग बोलिए कि 10 किलोमीटर से लेकर के आप कह सकते हैं 50 किलोमीटर तक क्या रहता है? पाया जाता है। ठीक है, और यह सूर्य के यूवी लाइट को यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से तक आने के लिए क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी समझ गए होंगे कि समताप मंडल ही जो है जो ओजोन परत में क्या होती है? पाई जाती है। चलिए, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शरीर में जल की मात्रा होती है। शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए हमारा शरीर में जो है सबसे अधिक मात्रा अगर किसी तत्व की होती है ना, तो वो जल की होती है। यानी कि मानव शरीर में लगभग जो बोलिए कि 60% वाटर जो होता है वो पाया जाता है। जबकि अगर हमारा ब्रेन की बात किया जाए ना, तो ब्रेन में वाटर का अगर परसेंटेज कहा जाए तो 85% है। ठीक है, हमारे ब्रेन में 85% क्या है? वाटर है। याद रखेंगे, अगर ब्रेन में कहा जाए तो 85% वाटर की मौजूदगी होती है भाई। अगर हमारे बॉडी की बात कही जाए तो टोटल बॉडी में 60% होता है। याद रखेंगे, ठीक है। और रक्त में अगर कहा जाए, अगर खास करके ब्लड में कहा जाए ना, तो ब्लड में वाटर की मात्रा कितनी होगी? तो ब्लड में वाटर की मात्रा होती है 79% होती है। ठीक है, और फेफड़े में जो होती है वाटर की मात्रा 80% होती है। फेफड़ा यानी लंग्स में जो होते हैं
वाटर की जो मात्रा होती है ये सारे अमाउंट ऑफ क्या है, वाटर है। अमाउंट ऑफ क्या है भाई, वाटर है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे डेटा आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आंसर मिल गया होगा बॉडी में 60%। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण भाई होता है, कहाँ होता है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। गोल्गी काल में होता है कि राइबोसोम में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि सेंट्रोसोम में होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है, सिंथेसिस जो है, वो कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन का क्या करना, निर्माण करना, संश्लेषण करना। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर जो है आधारित है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा है संचरण, तीसरा सी है संवहन और डी है नाभिकीय विखंडन। तो देखिए परमाणु बम क्या है, फटने का काम करता है। बम क्या है भाई, फटने का काम करता है। यानी कि परमाणु बम जो है एक क्या है, विस्फोटक यंत्र है, एक विस्फोटक युक्ति है। ठीक है, विस्फोट होता है भाई, यानी कि जिसकी विध्वंसक शक्ति जो होती है बहुत काफी अधिक होती है। ठीक है, और साथ में इसमें क्या होता है, ये विध्वंसक शक्ति कैसे होती है, तो पहले इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। यानी कि दो भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक पहले आपस में जुड़ते हैं और एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जब फटता है तो फिर नाभिकीय विखंडन करता है। तो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय विखंडन, इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से ही क्या होते हैं, परमाणु बम बनाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो हम बोलेंगे जब तक विखंडन नहीं होगा वो फटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, चंद्रशेखर, दूसरा है सीवी रमन, तीसरा ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा और डी नंबर ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अगर 1948 की हम बात कर रहे हैं तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 मार्च 1948 को। ठीक है, अगर गठन की बात पूछ दे क्वेश्चन तो याद रखिएगा 1 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, तो 1 मार्च 1948 को भारतीय परमाणु ऊर्जा का आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, और इसका प्रभार जो है सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। इसका प्रभार जो है, इसके प्रभारी जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा जी थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा जी थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा नाम है अप्सरा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है, तो नाम याद रखेंगे ट्राम्बे का। क्या नाम रखेंगे, ट्राम्बे का। ठीक है, तो एशिया, ये जो अगर कहा जाए तो एशिया का पहला अगर अनुसंधान रिएक्टर का नाम था क्या, अप्सरा। पहला जो है ये क्या था, रिएक्टर था, पहला अनुसंधान परमाणु रिएक्टर था कौन, अप्सरा। अगर पूछा जाए तो आप अप्सरा का नाम आराम से दे दीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो परिचालन हुआ था, यानी कि इसको परिचालित कब किया गया था, तो 1958 में किया गया था। 1958 में
58 में नहीं 56 में किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, ठीक है, 56 याद रखेंगे, 1956 में किया गया था। तो यहाँ पर सीधा हम ये जानेंगे कि ये जो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा अगर स्थित किया गया था तो ये ट्राम्बे परिसर में ही स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि एक बार मतलब ऐसा हम चिन्ह देते हैं हाइपन टाइप का, बराबर होता है कितना, 10 पर पावर 2 पास्कल, 10 टू द 7 पास्कल, 10 टू द पावर 4 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो कितने बार के बराबर होगा, तो एक बार जो है 10 टू द 4 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि पास्कल जो है वो दाब की क्या है, मापन इकाई है, ठीक है, दाब की मापन इकाई, दाब की मापन इकाई कौन है, तो बोलेंगे पास्कल। क्या बोलेंगे बच्चा, पास्कल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यह एक क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड जो है इकाई है, यूनिट है, एसआई मात्रक है, ठीक है, जिसमें पास्कल जो है वो सर्वमान्य रूप से क्या होती है, दाब के लिए मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका हम आंसर समझ गए, किसी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है एरर हो गया है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है, कोई बात नहीं है। चलिए तो यहाँ वो क्वेश्चन ये आप लोग पढ़े होंगे कि मलेरिया रोग जो है वो किसको प्रभावित करता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है, नहीं बेटा, ठीक है, फेफड़ा को नहीं, किसको करेगा, तो प्लीहा को करेगा, स्प्लीन को करेगा, ठीक है, स्प्लीन को मलेरिया रोग क्या करता है, वो प्रभावित करता है, और किडनी को भी नहीं, वृक्क को भी प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो मलेरिया जो है वो किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम वॉल्वैक्स से होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, तो 25 का आंसर क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 26, जी की इकाई यानी कि यूनिट क्या है, जी यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जी एक क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, एक कांस्टेंट है, जिसको कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसका मान कितना होता है भाई, मान अगर पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, तो बोलेंगे 6.67 गुना 10 टू द पावर -11, ठीक है, यानी कि क्या, नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एकदम याद रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा, तो एकदम आपके मन में आता होगा, कोपरनिकस कहीं तो नहीं है, न्यूटन तो नहीं है, गैलीलियो तो नहीं है, रोमर के बारे में तो कभी भी नहीं आता होगा। लेकिन बच्चा वास्तविकता यही है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले अगर कोई मापा था ना, तो रोमर ही मापा था, ठीक है, सबसे पहले रोमर मापे थे। तो रोमर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ भी देखिए ऑप्शन नंबर जो है ए आपका क्या है, ऊपर आ गया है, कोई इसके लिए परेशान नहीं होना है, हमने आपको यहाँ इंडिकेट कर दिया है, ठीक है, आप सभी एकदम होशियार हो, इसे देख लेना। चलिए तो यहाँ देखेंगे कि ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम यानी कि किसमें होता है, ऑप्शन है वायु में, दूसरा है जल में, तीसरा है स्टील में, और चौथा है निर्वात में। तो हमेशा याद रखेंगे कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होगा, तो स्टील में होगा, किसमें होगा, स्टील में होगा, क्योंकि ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों ही माध्यमों में क्या करता है, मूव करता है, गमन करता है, ठीक है। तो लेकिन ठोस में जो है
ठोस इसमें से कौन है, तो स्टील। स्टील क्या है, ठोस होता है, ठीक है। तो ठोस में जो है वो ध्वनि का जो वेग का गति होगा ना वो सबसे अधिक होगा, ढंढन ढंढन ज्यादा बजेगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए भाई, एक ऐसा भी गैस है, अगर कोई आदमी अगर क्या हो, खास करके हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ कुछ कह दे और हस्बैंड अगर रूठ जाए तो वहाँ पर क्या करे, ये गैस छोड़ दीजिए, तो बिना मतलब के हस्बैंड क्या होने लगेंगे, हंसने लगेंगे। तो ये लाफिंग गैस है, इनके खुशबू से ही क्या होंगे, हस्बैंड जी हंसने लगेंगे। तो अब यहाँ आपको बताना है कि आखिर ऐसा कौन सी ऐसी ये आश्चर्य गैसें हैं जिससे कि हम मतलब कि कोई भी उदास व्यक्ति हंसने लगेगा बिना कोई मतलब का, बिना किसी कारण का, ठीक है। तो चलिए, तो पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोपिक्रीन, और सी है मीथेन, और डी है ओजोन, ठीक है। तो आप सभी के मन में एकदम हमको समझ में आ गया कि आप लोग के मन में क्या है। आप लोग के मन में यही ना है, ए नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड अगर छोड़ देंगे ना तो पूरा हा पूरे होता रहेगा, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। इसको हास्य गैस भी कहा जाता है, क्योंकि और इसका अगर सूत्र कहा जाए ना बच्चा, तो सूत्र क्या, NOx दे दीजिएगा, NOx दे दीजिएगा, ठीक है। यह रासायनिक जो है ये क्या है, एक अकार्बनिक है, अकार्बनिक यौगिक है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, याद रखेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछ देगा भाई कि लाफिंग गैस एक कैसा जो है यौगिक है, तो हम बोलेंगे अकार्बनिक, अकार्बनिक नाम बताएंगे, ठीक है। चलिए, लाफिंग गैस, और जिसका रासायनिक अगर सूत्र कहा जाए तो रासायनिक सूत्र भी पूछ देता है कि बताइए लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आप सभी बहुत अच्छे से मन से पढ़ रहे हैं। देखिए, इसका जो अगर सामान्य ताप भी कभी कभी पूछ देता है कि सामान्य तापमान जो है, सामान्य तापमान पर ये जो हास्य गैस है, लाफिंग गैस है, ये क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ठीक है। और एकदम मोहक गंध, एकदम लगेगा कि आप सुनते रहे, ठीक है। एक मोहक गंध, हल्का मीठा मीठा रंग इससे मतलब कि सुगंध जो है इससे आता है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अरे भागो मत, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है बेंगलोर, और चौथा है अहमदाबाद, ठीक है। तो चलिए, इसका भी बहुत पहले आप लोग पढ़े होंगे, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र, जो कि क्या है, यानी कि इसरो का, इसरो याद रखिएगा, इसरो जो कि भारत का क्या है, ये अनुसंधान केंद्र है, इसरो, ठीक है। तो ये इसरो जो है, जिसमें कि विक्रम साराभाई स्पेस, इसरो में क्या है, इसरो का एक क्या है, सबसे बड़ा जो है अनुसंधान केंद्र है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि रॉकेट हो गया, वायुयान हो गया, ये सारे चीज जो यहाँ क्या किए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं। और ये कहाँ है, ये अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये स्पेस सेंटर कहाँ है, पूछा जाएगा तो बोलेंगे तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। चलिए, यहाँ जितने भी कहिए कि विज्ञान और तकनीकी से संबंधित विकास तिरुवनंतपुरम में ही किए जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, तो राइट आंसर ए हो गया भाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है, ठीक है। केसीन, कैरोटीन, लेसिन, कोई नहीं, बताइए जल्दी से। तो हमेशा याद रखेंगे कि गाय के दूध में अगर पीलापन रहता है तो किसके कारण, कैरोटीन के कारण, किसके कारण, कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो है हल्का पीलापन होता है। और मनुष्य की
शक्ति और बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। ये कौन? कैरोटीन, यानी कि गाय का दूध मनुष्यों को अवश्य पीना चाहिए। इससे बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा खास करके क्या होती है? काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल कौन है? दुनिया का सबसे अगर बड़ा फूल और गंदा फूल, मांस, सड़े हुए मांस के जैसा बदबू करने वाला अगर फूल है तो वो है रफलेसिया अर्नाल्डी। ठीक है, चलिए तो ये रफलेसिया हो गया भाई, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और सबसे गंदा, यानी कि कहिए कि इतना बड़ा फूल है और मतलब ये फूल मतलब कि बहुत दिन के बाद खिलता है, रोजाना नहीं खिलता है और दूर दूर के इलाके तक इसकी बदबू की क्या होती है? सुगंध जाती है। मतलब सुगंध नहीं बोलेंगे, दुर्गंध जाती है। ठीक है, चलिए तो रफलेसिया अर्नाल्डी एकदम याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया भाई। 33 कह रहा है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताइए, यानी कि कौन सा जो है कलर का स्कैटरिंग जो है वो सनलाइट में सबसे अधिक होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा मतलब कि गया है और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीचर के फेज 1 में भी पूछ लिया है। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा कि भाई मैडम आपने पढ़ाया और एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ये ऐसा ब्लेम मत लगाइएगा भाई। ठीक है, बाकी तो बीपीएससी की मर्जी है, ठीक है, कि वो कैसा क्वेश्चन देते हैं। हम लोग तो प्रयास करते हैं कि हमारे सारे बच्चे पास हो जाएं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो सबसे अधिक अगर लाइट सनलाइट में अगर लाइट का स्कैटरिंग अगर होता है तो वायलेट का होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, चलिए तो क्या है? बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होगा भाई? सबसे अधिक होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अगर अधिक कहे तो बैगनी, कम कहे तो लाल, लेकिन क्वेश्चन कहता है अधिक, तो लगाएंगे एकदम पूरा बैगनी यानी वायलेट। अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? कह रहा है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या होता है? तो ये आरएनए यानी कि क्या करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करेगा भाई? संश्लेषण करेगा। ठीक है, चलिए डीएनए और आरएनए देखे हैं ना, अनुवांशिकता का पता डीएनए करता है। ठीक है, और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन मिलता है वो कौन देता है? तो आरएनए देता है, क्योंकि आरएनए प्रोटीन को बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो देखिए वह सबसे छोटा कण, ठीक है, तो छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण माना जाता है और जिसमें तत्व के सभी गुण क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और कई जो है तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अणु जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बाकी इनमें से कुछ नहीं को तो ऐसे भी हटा देंगे। तो इस तरह से बच्चे आज हम लोग जीएस जो है पार्ट 1 का जो है 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज का जो सेशन है दमदार सेशन वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आपको पार्ट 2 का जरूर इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो। विदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।